कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रियंका उपल और डिम्पी कालरा। बाजार में हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे का ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन अच्छी चीज यह है कि 19,700 को निफ्टी ने पकड़ के रखा हुआ है। उससे बेहतर चीज यह है कि निफ्टी बैंक में थोड़ी सी रिकवरी आई है और बाकायदा 70-71 अंकों के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और उसमें सरकारी बैंकों से हम देखने की सपोर्ट आज मिल रहा है। हालांकि अभी भी एनबीएफसी का सपोर्ट बाकी है, वहां को लेकर थोड़ी चिंतित अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व 1.25 से लेकर 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं और कुछ आज हम प्रॉफिट चेकिंग देख रहे हैं ऑटो शेयरों में भी। लेकिन फार्मा, आईटी जो डिफेंसिव से बाजार का मूड आज सुधारने काम कर रहे हैं। अगर आप एडवांस डिक्लाइन को देखेंगे एनएससी के, तो बराबरी का मामला आपको दिखेगा। 1084 शेयर हैं हरे निशान में, उसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा 1187 शेयर कर रहे हैं लाल निशान के साथ कारोबार। और वो चीज आपको एफएनओ में भी दिख रही होगी, 111 शेयर हैं कमजोरी वाले और 72 शेयर हैं हरे निशान वाले। ऐसे में आखिरी के घंटे में बाजार की दिशा क्या होगी? क्या यहां से थोड़ी सी रिकवरी और बढ़ेगी? क्या निफ्टी 19,750 के आसपास जाने की कोशिश करेगा? ये हम डेटा के माध्यम से समझेंगे और अपने एक्सपर्ट से ये जानेंगे कि आखिरी घंटे में आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकिन एक बार जरा सेटअप चेक कर लेते हैं निफ्टी का। डिम्पी, 1 घंटे का ट्रेड बचा हुआ है, यहां से आपको दिशा क्या लग रही बाजार की? देखिए, सुबह अभिषेक हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था कि आपका जो थर्मामीटर है वो बैंक निफ्टी है, वो आप बताएगा कि आप ठीक हो रहे हो कि आप खराब हो रहे हो। सामने स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हो तो 19,708 का लेवल आपको दिख रहा होगा। 23 पॉइंट की मामूली सी गिरावट है निफ्टी के अंदर। एक्चुअली में फ्राइडे को निफ्टी कम टूटा था, बैंक निफ्टी ज़्यादा टूटा था। ये सिर्फ रेशियो मैच हो रही है और कुछ नहीं है। और आप निफ्टी बैंक को देख पा रहे हो, बकायदा 56 पॉइंट ऊपर है, हरे निशान में है और कुछ शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। इसकी अगर फ्यूचर वाली प्लेट दिखाते तो आपको मैं दिखाता, ओआई में माइनस लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब कि शॉर्ट्स जिन्होंने किया था वो आके कवर कर रहे हैं। सुबह सुबह एक अच्छा इंडिकेशन हमको ये भी मिल गया था कि सरकारी बैंकों के अंदर अच्छी पोजीशनिंग हो रही है। और दूसरी बात है कि जो शेयर सबसे ज़्यादा टूटे थे इस आरबीआई के फैसले से, जिसको हम कहते हैं, ये आप देखिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर का प्लेट आया तो नीचे आप देख रहे होंगे -3.8 लिखा है। इसका मतलब जिन्होंने मंदी थी वो काट के अब सिस्टम से बाहर आ रहे हैं। 138 पॉइंट का प्रीमियम ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में इच्छा शक्ति ऊपर आने की, और 0.5% से थोड़ा कम हम ऊपर हैं। एक और पॉइंट मैं जो बैंक निफ्टी के अंदर जोड़ दूं वो ये इसलिए जोड़ना जरूरी है क्योंकि एसबीआई कार्ड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक का एरिया वाला था कि इसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, वो शेयर भी आज शुरुआत में ही ऊपर आ गया था। तो इसके सिंबल और साइन तो बहुत अपने आप में क्लियर हैं कि जो आरबीआई वाली खबर है वो 1 डे एपिसोड है, धीरे धीरे करके फेड आउट हो रही है। क्या एग्रेशन के साथ ऊपर आना चाहिए? उसका जवाब था ना। और ये अगर आपने ये फॉलो किया है तो आप आज बचे भी हैं, क्योंकि इसको हमने आपको शॉर्ट करने नहीं दिया और एग्रेशन के साथ ऊपर आने नहीं दिया। तो आज आपका पैसा और अपॉर्चुनिटी दोनों आपने सेव किया है और अच्छे शेयर्स में आपने लगाया होगा, तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला होगा। अभिषेक हेडलाइंस में आपको काफ़ी सारे शेयर्स बता रहे थे, जिसमें ITI, टाटा इन्वेस्टमेंट्स भी हमने सुबह सुबह भी डिस्कस किया था। अब आते हैं बात की इस समय का सेटअप के अंदर क्या आगे की दिशा क्या देखी जा रही है। देखिए, हो सकता है आज पूरा दिन आज बाजार है, अगला 1 घंटा भी ऐसे ही रह जाए, कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट ना आए। लेकिन वेटेज वाले शेयर्स में रिलायंस से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है आज। अगर आज रिलायंस ठीक रहता तो शायद आप निफ्टी को भी इस समय हरे निशान में ट्रेड करते हुए देख रहे थे। बाजार 1 से 2 दिन निकालेगा, अपने आप को थोड़ा ठीक करेगा, हील करेगा, और उसके बाद ये 19,800 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। जिस दिन 19,800 ब्रेक हो जाए या 43,800 निफ्टी का ब्रेक होके ऊपर आ जाए, उस दिन से आप कॉल्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, इंडाइसिस के अंदर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, तब तक नहीं करना चाहिए। ये ऐसा कम से कम डाटा बता रहा है। हो सकता है आपको आज नहीं कल का दिन भी ऐसा ही एक साइडवेज निकलना पड़ जाए। एक और चीज़ मैं फिर से बताऊं, इंडिया विक्स 1 मिनट के लिए दिखा सकते हैं आप। इंडिया विक्स ना ब्रेकआउट है, थोड़ी देर में मैं आपको अपने चार्ट भी दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन से। ये 12.5-13 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये 12.5-13 के ऊपर चला जाता है ना, तो अपनी सारी पोजीशंस को जितनी भी लॉन्ग कर रखी है उनको वापस से चेक करवाना अपने वित्तीय सलाहकारों से, फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिस्ट से, क्योंकि उसके बाद का ये ब्रेकआउट होगा। विक्स का मतलब फेयर बढ़ना होता है, मोमेंटम तो ऑलरेडी है ही। बिना एफआईएस के 12 का विक्स चलना भी अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए एफआईएस की होल्डिंग और इस 12.5 का विक्स आपके लिए 2 पॉइंट है जो आपको आगे नोटिस करने होंगे। ये मैं आपको कुछ फाइन ट्यून बारीक चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और आगे तो मेहमान है हमको गाइड करने के लिए। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, प्रियंका हमको इंट्रोड्यूस भी करवा रही है और उनसे पता भी करवा रही है कि क्या करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो बैंक्स में हैवी वेट्स ऊपर आए हैं, इसके क्या मायने निकालने चाहिए?
और जिस तरह से डिम्पी बात कर रहे हैं कि हम अगर निफ्टी पे 19,700 पर हैं तो क्या कंसोलिडेशन का समय और रह सकता है। अंशुल जैन, श्रीकांत चौहान और राहुल घोष हमारे साथ 3 गेस्ट बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। श्रीकांत, क्या इंडेक्स पे इस वक्त व्यू बन रहा है? गुड आफ्टरनून प्रियंका, गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो देखिए, अगर मार्केट की बात करें तो काफी एक नैरो रेंज में अभी आ चुका है। 19,875 जो इसके प्रीवियस वीक के हाईएस्ट लेवल थे, आई थिंक उन लेवल्स के ऊपर जब ये निफ्टी ट्रेड करेगा तब इसमें काफी अच्छा स्ट्रेंथ बनेगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अगर 19,875 के ऊपर अगर ये मार्केट निकल गया तो फिर हम शायद 20,200 जो प्रीवियस हाईएस्ट लेवल्स थे उन लेवल्स तक भी जा सकते हैं। और अगर यहाँ से अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो मुझे लगता है कि ये 19,600 या 550 के करीब काफी बढ़िया सपोर्ट है। तो उन लेवल्स के करीब से एक रिबाउंड आना चाहिए, लेकिन चूंकि मार्केट इसी रेंज के काफी मीडियन पॉइंट पे आके रुका हुआ है तो मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान देना ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी स्पेसिफिक पोजीशन इन द मार्केट। और बैंक निफ्टी में जैसे भी बात हुई, यस बैंक निफ्टी काफी अच्छी तरीके से अरेस्ट हुआ है, बट 43,400 के नीचे इसमें वीकनेस बन सकती है। और शायद अगर रिकवरी आती है तो 43,850 के लेवल्स को क्रॉस करना काफी जरूरी है। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने मिल रही है। और जैसे अभी डिम्पी सर ने बात की इंडिया विक्स की, तो यहाँ पे हमने कुछ मोमेंटम देखा है या कुछ अपवर्ड एक्टिविटी देखी है। और उसका सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है यही है कि अभी आने वाले दिनों में जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, जो स्टेट इलेक्शन हुए हैं उनके जो नंबर्स आएंगे, उसके पीछे थोड़ी सी आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस में खरीदारी की शुरुआत हुई है। तो ये जो विक्स है वो थोड़ा और भी एक्सपैंड हो सकता है। तो वॉलेटिलिटी की शुरुआत क्या हो चुकी है? कौन से लेवल्स पर बाय एक्चुअली करना चाहिए? कंसोलिडेशन कितने समय रह सकती है? हमारे साथ बाकी पैनल भी है हमारे, और हमारे साथ अविनाश गोरक्षाकर भी हैं बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए। राहुल, आप किन लेवल्स पर बायर होंगे? तो बायर तो नमस्ते और गुड आफ्टरनून। पहले बायर तो करंट लेवल्स पे भी हम रह सकते हैं क्योंकि 19,500 और 19,400 के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव हो तो 19,500 के जितना पास आपको मिल सके आप माल वहीं पे उठाइएगा। अगर आप थोड़े अग्रेसिव हो तो 19,650 के अराउंड भी आप लॉन्ग जा सकते हैं। बट अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट भी होता है, ये 500 से लेके 400 का जो रेंज है वहां से आपको दोबारा एक मूव दिखेगा टुवर्ड्स 19,850 जो पिछला हाई है। कॉल्स भी बता दें राहुल। मेरे लिए था सवाल। ठीक है, इंडेक्स का हमने मूड चेक कर लिया। फटाफट अब ये जानते हैं कि आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं कमाई के बढ़िया बढ़िया हो। अंशुल, शुरुआत आपसे करेंगे, उसके बाद अपने 2 मेहमानों पर और जाएंगे। बताइए आपको कहां पर बढ़िया मौके दिख रहे हैं, कन्विक्शन कहां पर आ रहा है आखिरी घंटे के ट्रेड के लिए? नमस्कार अभिषेक। लास्ट टाइम मैंने न्यूलैंड बाय दिया था, उसमें 54 डेज का ब्रेकआउट था और स्टॉक ने 10-12 दिन में 10% से ऊपर का मूव दिया था। सिमिलर पैटर्न अब स्किपर में बना है, आज ब्रेकआउट आ चुका है स्टॉक में। 258 पे बाय करना चाहिए, 240 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट ऊपर में इसमें भी 15 से 20% की मूव आराम से बनेगी। 320 का पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा। 48 डेज का कंसोलिडेशन है, वहां से ब्रेकआउट दिया है। 50 डे के अगेंस्ट वॉल्यूम देखें तो 500% इंक्रीज है, ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है। दूसरा एफ&ओ में बाय दूंगा इंडस टावर का, यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है और राइट साइड कप एंड हैंडल का राइट साइड डेवलप हो चुका है, ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 189.50 पे बाय करना चाहिए, 185.50 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1 से 2 दिन में 196 से 200 तक के इसके टारगेट मिल सकते हैं। ये मौके आपके लिए हैं वायदा में। और कैश की बात करें तो स्किपर जो कि पावर सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला इसका कारोबार है। छोटी कंपनी जरूर है लेकिन आज सुबह मूव्स अच्छे थे और उसको अच्छे से सस्टेन किया कंपनी ने। हालांकि पावर के अगर आप दूसरे क्षेत्रों को देखेंगे तो वहां पर भी अच्छा एक्शन है। पीएफसी आरईसी आज फिर से चल रहे हैं। सीएससी में भी हम आज तेजी के ट्रेड्स देख रहे थे शुरुआती सत्र में। श्रीकांत जी, आपकी नजर कहां पर है, आप क्या रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, तो देखिए मुझे भी लग रहा है कि इंडस टावर में एक्टिविटी बन सकती है। करंट लेवल से 190 हाफ 191 में इसे खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा एट 185 के करीब का और टारगेट्स होने चाहिए 200-205 के। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि इंडिगो यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बन रही है। अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो वहां पे भी अच्छा खासा एक टेक्निकल ब्रेकआउट आया हुआ है।
हमें लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में 2800 से लेकर 2850 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इंडिगो को लॉन्ग करके चले और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तकरीबन रहना चाहिए अराउंड 2570। तो 2570 के स्टॉप लॉस के साथ इंडिगो को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो ये दो शेयर, हालांकि एक शेयर पर हमारे दो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आ गए। उससे होता क्या है कि आपके लिए ट्रेड की संख्या तो कम हो जाती है शेयरों की, लेकिन कन्विक्शन डबल हो जाता है। तो इंडस टावर अंशुल के रडार पर भी, इंडस टावर श्रीकांत जी के रडार पर भी ये शेयर आपके लिए, और दूसरा इंटरग्लोब एविएशन, वहां पर भी आपके लिए आज मौके बनेंगे। राहुल, आपकी कन्विक्शन लिस्ट में क्या है आज क्लोजिंग के लिए? दो स्टॉक है। एक तो इमीडिएटली बाय कर सकते हैं, पीएफसी करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 316 और 330 और 335 का आप टारगेट्स रख सकते हैं। दूसरा थोड़ा सा कंडीशनल बाय होगा एशियन पेंट्स पे। एशियन पेंट्स फिर से एक अपमूव शुरू किया है, बट हम थोड़ा कॉशियस होके एक अच्छा बाउंस वाले लेवल पे ही लॉन्ग जाना चाहेंगे, तो 3031 पे लॉन्ग जा सकते हैं एशियन पेंट्स को। स्टॉप लॉस इसका होगा 2920 और टारगेट होगा 3098 और 3150। तो एशियन पेंट्स में एक कंडीशनल लॉन्ग और पीएफसी करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग। ठीक है, एशियन पेंट्स एक्चुअली में जो ये शेयर ठीक हुआ है ना, वो 3080 के ऊपर जाके ठीक हो गया है। तो एशियन पेंट्स ठीक है। अब अपने सामने जो लेवल्स देख पा रहे हैं स्टॉप लॉस टारगेट के, वो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 3150 के 2920 का एक स्टॉप लॉस है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप पीएफसी के अंदर सामने सामने सौदा प्लस कर सकते हो। ऑलरेडी थोड़ा चला हुआ शेयर है, बट राहुल जी का कन्विक्शन हाई है कि पीएफसी के अंदर सामने सौदा प्लस करने पे भी बेनिफिट आ सकता है। एक शेयर श्रीकांत जी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप इसको गिरा भी सकते हैं, पास भी कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है उसका ट्रेंड रिवर्सल आज ही हुआ है। उस शेयर आईटी कंपनी है, उसका नाम है मैस्टेक। एक बार जरा सामने रखिए मैस्टेक का चार्ट और इसको जरा डेली बेसिस पर, और श्रीकांत जी इस पर जरा ट्रेंड लाइन डाल देना सपोर्ट की। और दूसरा जरा चेक करके बताना कि ये अच्छा चल सकता है क्या, ये करीब 10% का रिटर्न दे सकता है मैस्टेक। बिल्कुल। तो इनफैक्ट कई सारे मिड कैप आईटी कंपनीज हमारे वॉच लिस्ट में है और उसी में से अगर एक देखा जाए तो मैस्टेक भी है। इनफैक्ट यहाँ पे नो डाउट की सपोर्ट की ट्रेंड लाइन काफी अच्छी वर्क करी है, लेकिन आज ही इसने जो रेजिस्टेंस की जो ट्रेंड लाइन थी, यानी कि जो सप्लाई लाइन इसमें बनी थी, उस लेवल को भी इसने क्रॉस किया है अराउंड 2400। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से कम अगर एक इमीडिएट बेसिस पे अगर रिकवरी करता है, जो लग रहा है कि हो सकता है, तो ये 2525 2550 तक तो जा सकता है। लेकिन अगर आप इसके ओवरऑल डेली फॉर्मेशन को देखते हो, तो मुझे लगता है कि अगर आप 1-1.5 साल के चार्ट को देखते हो, तो यहाँ पे क्लियरली इसमें एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है, या तो शायद कप विद हैंडल जैसा भी फॉर्मेशन बन सकता है। बट इवेंचुअली लगता है कि स्टॉक 3000 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल मिड कैप आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन है, और यहाँ पे हमें लगता है कि टेक्निकल पैटर्न काफी स्ट्रांग है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है श्रीकांत जी, बस एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेरे को दे दोगे? मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, मैंने आपकी बात सारी समझ ली, बस एक स्टॉप लॉस चाहिए मेरे को, कोई इमीडिएट हो तो वो बताना। बिल्कुल। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो 2300 रुपए का रख सकते हैं। 2550 का इमीडिएट टारगेट है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि स्टॉक अपवर्ड एक्टिविटी में कन्वर्ट होते हुए शायद 2700 और 3000 के लेवल्स क्रॉस कर सकता है। तो करंट लेवल से लेकिन 2300 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। का स्टॉप लॉस रखो, कहीं ऐसा ना हो कि आप स्विंग में मारे जाओ। छोटा स्टॉप लॉस रखोगे तो थोड़ा डीप स्टॉप लॉस दिया है सर ने, यहाँ से करीब 125 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर आप वैसे टारगेट देखोगे तो 2700 तक के टारगेट भी ओपन है। तो इसलिए आप एक काम कर सकते हो, लो वॉल्यूम के साथ काम करो। कैश में करना है देखो अपने हिसाब से कि थोड़ा सा कम वॉल्यूम इसके अंदर रख लेना, ऑप्शंस अभी लेना नहीं। और दूसरी बात यह है कि 2300 से आसपास का कोई और स्टॉप लॉस है नहीं, तो 2300 का ही रखो स्टॉप लॉस। 2550 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट भी लग दो सामने 2700 का हो जाएगा, फिर ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड आपको ठीक लगेगा। और आपको कोई डिप वगैरह मिल जाए तब भी आप देख सकते हो टिल 2300 तक। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन का चैंपियन देखते हैं। खुशबू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुश सर बताइए, कौन सा स्टॉक का ऑप्शन लेना है? एबीबी का ऑप्शन आज सजेस्ट करूंगा। 4400 का कॉल ऑप्शन करीब 60 के आसपास लेना है इस एक्सपायरी का।
जिस तरीके का मूव हम पूरे कैपिटल गुड सेक्टर में देख रहे हैं और एबीबी जिस तरह से 4300 के रेजिस्टेंस को पार करके आज ट्रेड कर रहा है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यहाँ पे अपमूव जो है कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे जो हम टारगेट देख रहे हैं वो है 85 और 110 के, और 35 के करीब अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लेके चलना है। जो टारगेट और स्टॉप लॉस सुझाए हैं उस हिसाब से 6250 का प्रॉफिट एंड 3125 का लॉस हो सकता है। तो टारगेट और स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के चलें। एबीबी का 4400 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, 4346 चल रहा है, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल होगा ये। 4400 का 4400 तक जाने के पूरे चांसेस है। प्लेन वेनिला कॉल है, सीधा सीधा खरीदना है 60 रुपये में। 35 का स्टॉप लॉस डाल देना है, 85 से 110 तक का टारगेट डालना है। रिस्क रिवॉर्ड आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे करीब 25 रुपये जाएंगे और उसके बाद ऑलमोस्ट डबल तक के टारगेट हैं। 110 का भी हम टारगेट मान के चले, 6500 तक का रफ में आपको प्रॉफिट आएगा। 3000 रुपये करीब करीब जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शंस का कॉल आपके लिए एबीबी का है। कैपिटल गुड्स में जैसे सेलेक्टिव मिलता है, बट आप चाहें तो एक बार ट्रेड ले सकते हैं। खुश शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये ट्रेड बताने के लिए। आगे बढ़ें, एक शेयर और है मेरे लिस्ट में, एक बार ज़रा मैं वो पता कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे अभिषेक और प्रियंका भी सवाल होंगे उनके पास। आज ओलेक्ट्रा ग्रीन के अंदर काफ़ी तेज़ी फिर से आई है 7% की। राहुल जी ज़रा ओलेक्ट्रा का चार्ट देखना, ट्रेडेबल है ये? मतलब कहने का मतलब कि कुछ बचा है इसमें क्या, फिर बहुत चल चुका है ये? तो ये मेरे बीटीएसटी में भी रहने वाला था इंसिडेंटली। तो आज का जो मूव हुआ है वो एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन के बाद ये मूव हुआ है और अच्छा वॉल्यूम्स के साथ भी हुआ है। तो डेफिनेटली इस प्राइस पे भी 1300 के आसपास शायद चल रहा है। होल्ड कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1325। तो अभी भी 2.5% मूव 2-2.5% मूव के लिए होल्ड कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। तो बड़ी मूव के बाद भी आपको 2-2.5% की मूव यहाँ मिल सकती है। कुछ ब्रोकरेज काउंटर्स देखते हैं। इनफैक्ट रेलिगेयर को देखें, रेलिगेयर में सुबह 2-2.5% की मूव थी, अब मूव बढ़ के लगभग 6% की हो चुकी है। रेलिगेयर की स्टोरी को हम काफ़ी समय से कवर भी कर रहे हैं। 230 पर ये 6% की तेज़ी के साथ, हालांकि फंडामेंटली कोई डाउट नहीं है। अविनाश भी है हमारे साथ। इनफैक्ट अविनाश, रेलिगेयर पर ऑफकोर्स ओपन ऑफर की भी बात हुई, बर्मन्स की भी बात हुई, और ये कम्प्लीटली आपके चारों बिजनेस की आगे रोड मैप की भी बात कर चुके हैं कंपनी के मैनेजमेंट भी। रेलिगेयर में आप यहाँ से के लेवल्स के लिए इन्वेस्ट की सलाह देंगे? कि मुझे लग रहा है कि रेलिगेयर में वैल्यू अनलॉकिंग के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इनकी जो इंश्योरेंस सब्सिडरी है वहां पे पब्लिक इशू की बातें हो रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास 12-18 महीने का टाइम फ्रेम है। मेरे ख्याल से वैल्यू अनलॉकिंग के लिए सारे मार्केट के प्लेयर्स अवेट कर रहे हैं और ये बहुत ही जल्द होने वाला है। तो अगर ये प्रोसेस अगर टाइमली होता है तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी एक अच्छी तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी, क्योंकि बिजनेस में बहुत अच्छी डीप वैल्यू है। और हालांकि ये डावर्स का विवाद चल रहा है, बट फंडामेंटली बिजनेस में कोई खराबी आई नहीं है। बिजनेस काफी अच्छी तरह से चल रहा है। तो आई वुड सजेस्ट दैट जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से 225-230 का एक प्राइस रेंज में यहाँ से भी थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते। ओके, एक्यूमुलेशन के लिए ये जोन भी बेहतर है। रियल वैल्यू अनलॉकिंग स्टॉक में बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज जिन स्टॉक्स में अच्छी खासी मूव है उनमें एक प्रताप स्नैक्स भी है। प्रताप स्नैक्स में आज लगभग 20% की मूव है। किस वजह से ये मूव देखने को मिल रही है? इसमें सिक्वॉय कैपिटल ने कुछ सेल ऑफ किया, ऐसी भी खबरें हैं। मेहता फैमिली ने सेल ऑफ किया है। क्या सारा मामला है, एक बार विनी समझा रही हैं हमें। विनी? तो बिल्कुल आज हमने बहुत बड़ी ब्लॉक डील देखी है प्रताप स्नैक्स में। नाउ अकॉर्डिंग टू सोर्सेज लाइकली है कि ये जो 5% की ब्लॉक डील हुई है उसके सेलर है मेहता फैमिली, जो है प्रमोटर, एक प्रमोटर होल्डिंग है जहाँ पे। तो मेहता फैमिली ने लाइकली बेचा हुआ है ये 5% स्टेक वाया ब्लॉक डील। आज मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि सिक्वॉया कैपिटल ने बेचा होगा, पर सिक्वॉया कैपिटल ने कोई स्टेक नहीं बेचा है। कुमत फैमिली ने भी बताया, सोर्सेज बता रहे हैं कि कुमत फैमिली ने भी कोई स्टेक नहीं बेचा है। सब ऐसा लग रहा है कि मेहता फैमिली जो है वो एक्टिवली पार्ट नहीं है डे टू डे बिजनेस में जो प्रताप स्नैक्स के है, तो उन्होंने स्टेक बेचा हुआ है ना। मेहता फैमिली सितंबर 2023 के हिसाब से होल्ड कर रहे थे अराउंड 13.5% स्टेक कंपनी में, और ये स्टेक सेल के बाद अगर ये उन्होंने बेचा हुआ है तो
अब होल्ड करेंगे अराउंड 8.2% स्टेक। ओवरऑल 5% 5.4% की चेंज ऑफ हैंड्स हुई है ये ब्लॉक डील में। फर्दर डिटेल्स के लिए हम लोग वेट आउट करेंगे, क्योंकि ऐसे सोर्सेज बता रहे हैं कि मेहता फैमिली अभी और कोई स्टेक नहीं बेचेगा। यही जो उन्होंने बेचा हुआ है उसके आगे कोई स्टेक नहीं बेचेगा। और कुमत फैमिली तो बेचने की बात नहीं कर रही है स्टेक सेल, और सिक्वाया कैपिटल ने भी कोई स्टेक सेल नहीं किया हुआ है। तो यस, वॉच आउट करेंगे कि आज ब्लॉक डील में क्या फाइनल डिटेल्स आती है फाइनली। ऑलराइट, शुक्रिया विनीत ये सब समझाने के लिए। अविनाश से इस स्टॉक पर एक फंडामेंटल राय भी ले लेते हैं। अविनाश, बहुत वॉलेटाइल रहता है ये काउंटर, और इनफैक्ट इस साल थोड़ा कुछ महीनों से पहले चलने शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले कोई बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा नहीं। हालांकि बहुत बड़े कई सारे HNI इन्वेस्टर्स के रडार पर ये स्टॉक था। आप इस स्टॉक के वैल्यूएशन किस लिहाज से देखते हैं? क्या व्यू है आपका इस स्टॉक पर? देखिए, लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि कंजम्पशन स्पेस में जो स्नैक मार्केट है वहां पे प्रताप स्नैक एक काफी बड़ा प्लेयर है। हालांकि पिछले 1-2 क्वार्टर से थोड़ा सा मार्जिन्स में थोड़ा सा इरोजन हो गया था, कंपटीशन बढ़ी थी, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया था। लेकिन हमारा मानना है कि जिस प्रकार का इनका ज्योग्राफिकल रीच है, इन्होंने भी गुजरात में भी एक यूनिट को टेक ओवर किया है, प्लस MP में तो ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। तो मेरे ख्याल से नजरिया अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी रेटिंग आपको देखने को मिलेगी, प्रोवाइडेड टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा है। काफी हद तक कंजम्पशन स्पेस में वापस इंटरेस्ट आ रहा है, और कंजम्पशन के स्पेस में अगर बात करें तो स्नैक मार्केट में प्रताप स्नैक काफी वेल पोजिशन है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड रहे। आज जो बल्क डील हुई है इसके कारण स्टॉक में एक अच्छा उछाल है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट वेट करेगा कि स्टॉक को थोड़ा कंसोलिडेट हो, क्योंकि ऐसे इवेंट्स पे स्टॉक नॉर्मली इमीडिएटली बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में बिकवाली आती है। तो थोड़ा सा निचले लेवल पे आता है तो खरीदने के मौके जरूर बने। नीचे आएगा तो खरीदने के मौके बनेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी तेजी है प्रताप स्नैक्स में, और 1000 रुपए के पहले हमने भाव देखे हैं, उस तरफ फिर से कदम बढ़ा दिए हैं। टायर शेयर में आज कमजोरी है श्रीकांत जी। हम देख रहे हैं कि अगर हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो वहां पर 5% से ज्यादा की गिरावट है, और अब ये दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर आप CH को देखेंगे, कुछ और JK टायर को देखेंगे, तो वहां पर भी ऊपरी स्तर से थोड़ा सा प्रेशर बना है। BKT चलिए मान लीजिए छोड़ देते हैं, कहीं और ट्रेड के मौके हैं क्या शॉर्ट साइड पर? नहीं, तो देखिए यहाँ पे अगर टायर स्टॉक्स को देखें तो कई सारे स्टॉक्स अगर एक साथ अगर करेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि इसमें यकीनन आने वाले दिनों में थोड़ा और भी करेक्शन देखने मिल सकता है, बिकॉज इट्स अ बास्केट सेलिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। मुझे लगता है कि अगर करंट लेवल से अगर कोई पोजीशन हो तो मुझे लगता है ऑटो स्टॉक्स में पोजीशंस रखना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू ऑटो एक्सिलरीज के, स्पेशली टायर सेगमेंट में। करंट लेवल्स पे अगर आप देखें तो इनमें अच्छी खासी हमने मोमेंटम भी देख ली थी। तकरीबन 370 के करीब था अपोलो टायर्स, वहां से बढ़ते बढ़ते वो 440-50 के करीब आ चुका है। तो यहाँ पे अगर करंट लेवल से अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है अपोलो टायर्स वैसे काफी लिक्विड है। करंट लेवल से इसे ही शॉर्ट करे, 425 में स्टॉप लॉस रखे, यहाँ पे 431 रुपए का, यानी 6 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट से नजर आते हैं वापस से एक बार 415 से लेकर 405 रुपए के तरह से 405 के टारगेट्स अपोलो टायर्स के लिए। ये राय श्रीकांत जी की तरफ से। IT शेयरों से आज बाजार को सहारा हम देख रहे हैं, तमाम जो बड़े शेयर हैं वो भी चल रहे हैं। SL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, LTI माइंट्री। निफ्टी के टॉप 6 अगर आप गिने तो देखेंगे उसमें 4 IT के आपको स्टॉक्स दिखेंगे। तो वहां पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि भरोसा लौटता हुआ दिख रहा है। छोटे मझोले अगर हम शेयरों की बात करें, मसलन एम्फेसिस, वहां पर भी तेजी है। साइंट का शेयर भी चल रहा है, L&T टेक का भी शेयर हमें चलता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसमें कुछ खरीदारी के मौके खोजें राहुल जी, कहीं आपको लगता है कि आकर्षक बेट हो सकता है कुछ? साइंट की पहले बात करते हैं। तो साइंट, दूसरा L&T टेक। आपने कौन सा दूसरा शेयर का नाम बताया था? एम्फेसिस। तो पहले साइंट की बात करते हैं। साइंट का आज का जो कैंडल बना है डेली चार्ट पे, वो बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ बना है, बट एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे आके वो स्टॉप हुआ है। तो 1865 के ऊपर वो रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक होता है, तो 1865 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1830 रख सकते हैं, पर तब तक थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं कि ये जो वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट है वो सस्टेन होता है कि नहीं। देखकर ये व्यू, कुछ और शेयरों पर हम व्यू लेंगे, और जो बजिंग स्टॉक्स हैं
उनमें आपको क्या करना है? जैसे कि आईटीआई में देख रहे हैं कि 8% के आसपास की तेजी है। हार्डवेयर पीएलआई 2.0 का ऐलान किया है सरकार ने, जिसमें कि 27 कंपनियां शामिल होंगी और उसका बेनिफिशियरी आईटीआई भी। ये शेयर चल रहा है, इसकी कुछ और डिटेल्स भी समझेंगे और इसमें क्या अब खरीदारी के मौके बन रहे हैं या नहीं, ये भी समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ कैश के शेयर्स ऐसे हैं जिसमें पता करना थोड़ा ज़रूरी हो गया कि क्या इन शेयर्स के अंदर कुछ ट्रेड लिया जाए। अंशुल, आप कैश के शेयर्स को काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हैं, इसलिए बैक टू बैक 3 शेयर मैं आपसे ही पता करूंगा। आप फटाफट से बताते जाना क्या करना चाहिए। आपको ध्यान होगा गोकुल एग्रो, ये शेयर आपके भी नोटिस में आ रहा होगा, मैंने चार्ट अपनी स्क्रीन से दिखा दिया है। ये आप देखेंगे 200 दिनों का बेहतरीन एवरेज इसका सपोर्ट का बना हुआ है और अब ये कर रहा है ब्रेकआउट की तैयारी। तो ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा 125 के ऊपर। अभी शेयर चल रहा है करीब 123 रुपए के आसपास, अभी प्लस कर लें क्या? देखिए, गोकुल एग्रो में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन रहा है। ऑलमोस्ट वीकली चार्ट पे देखें तो 30 से 35 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट बन रहा है। आज बाई कर लेना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 125 रुपए इसका एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल बनता है, 123.80 चल रहा है। यहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो इमीडिएट टारगेट जो स्विंग हाई था 151 का, ये पहला टारगेट रहेगा। और जिस हिसाब का बड़ा बेस और पैटर्न के साथ ब्रेकआउट है, 410% का एवरेज वॉल्यूम है 50 डे वॉल्यूम के अगेंस्ट, तो मान के चलिए कि 200 रुपए तक ये स्टॉक बहुत आराम से जाएगा। बट शॉर्ट टर्म टारगेट जो स्विंग हाई था 151, वहां पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा इसमें। पहला टारगेट 151, दूसरा टारगेट आप कह रहे हैं 200, सामने पे खरीदा जा सकता है। 125 का ब्रेकआउट है, लाइन हमने आपके लिए ड्रॉ कर दी, अभी चल रहा है 123 के आसपास। एक दूसरा शेयर आपको ध्यान होगा, मैंने 2 शेयर एक बार आपको नोटिस करवाए थे। फर्स्ट एक सुबेक्स था और दूसरा था एसबीसी एक्सपोर्ट्स। वो शेयर 21-22 रुपए का था, आज उसकी कीमत करीब 28 रुपए हो चुकी है। ऑलरेडी 30-40% तो चल ही चुका है जिस लेवल से हमने आपको नोटिस करवाया था। ये वो शेयर एसबीसी एक्सपोर्ट्स। इसमें खबर आई है, खबर ये है कि 5 दिसंबर को इनकी एक बोर्ड की बैठक होगी और जिसमें बोनस शेयर भी दे सकते हैं। असल में कंपनी थोड़ा एक्सपेंशन करना चाहती है और उसमें बोनस शेयर का प्रोविजन है। 5 तारीख को बोर्ड की बैठक है। अंशुल, एक बार इस पर आपकी रिकमेंडेशन, ये और चलेगा क्या? बोनस तक 32-33 तो नहीं हो जाएगा? मार्केट के अगेंस्ट ये स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पूरे मार्केट के सेल ऑफ में इसमें 23 अक्टूबर वाले वीक में एक सेल ऑफ आया था, 29 रुपए से ये नीचे आया था 23 रुपए 80 पैसे तक। उसके बाद ये 5वां हफ्ता है, उस सेल ऑफ को किसी तरह का फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला और इनसाइड बार की फॉर्मेशन है, जहां ये स्टॉक 29 रुपए 50 पैसे निकलेगा बहुत तेजी से। जो आपने लेवल बताया 32 रुपए ये पहला टारगेट रहेगा और 35 रुपए दूसरा टारगेट रहेगा। वैसे स्टॉक स्ट्रक्चरल और सेक्युलर बुल रन में है, तो इसमें टारगेट्स लगा के अपनी अपसाइड को कैप करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एकदम सेक्युलर बुल रन वाले स्टॉक्स में टारगेट लगा के हम अपनी अपसाइड को कैप कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 27 रुपए का बनेगा और अपसाइड ओपन छोड़ दीजिए। 20 या 34 डे मूविंग एवरेज के साथ इसको ट्रेल करना ज्यादा बेहतर होगा। ये बढ़िया आपने सुझाव दिया कि इस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ 27 रुपए का और इसको ओपन छोड़ दो। क्यों 30 और 32 तक में अपने आप को बाइंड करना, हो सकता है शेयर आगे भी जा रहा हो, इसलिए 27 का स्टॉप लॉस लगाओ। 151 200 का टारगेट आपने गोकुल एग्रो पे दे दिया। एक सवाल मेरे को आपसे और पता करना है अंशुल, ये लास्ट सवाल होगा। मैं 2 शेयर आपकी स्क्रीन पे लेके आऊंगा। पहला है जेनटेक, एक IT बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जेनटेक, जेड से होगी ZENTEC, और दूसरा शेयर होगा यूफ्लेक्स। इन दोनों शेयर्स को जरा स्क्रीन पर एक साथ दिखा सकते हैं प्रोड्यूसर साहब? जरा दोनों को एक साथ दिखाइएगा। अंशुल, इन दोनों में से किसी एक को सौदा लूंगा मैं, या तो मैं यूफ्लेक्स में लूंगा या तो मैं जेनटेक में लूंगा, किस में ज्यादा ठीक है? जेनटेक में आज 5% का सर्किट है, कल मिलेगा ये। देखिए, दोनों में से ज्यादा बेहतर चार्ट पैटर्न जो है वो जेनटेक का है। जेनटेक में अच्छी प्रीवियस बाइंग फोर्स भी है, थोड़ा सा करेक्टिव ट्रेंड में आया था, एक बेस बना है 5-6 दिन की कंसोलिडेशन से, आज ओपन लो की फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम 116% इंक्रीज है 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट, तो इसमें ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन वापस लौट रहा है। इमीडिएट टारगेट जो स्विंग हाई था 860 से 900 के बीच का, वो बनेगा और उसके आसपास कंसोलिडेशन बना के नेक्स्ट लेग ऑफ ब्रेकआउट में 1100 तक जा सकता है। तो स्टॉक को थोड़ा समय देंगे, 1100 तक का लेवल मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ शरद, हमारा खास सेगमेंट खबर गरम है लेकर आया है, एक स्टॉक जहां उनके पास डीलिंग रूम से कुछ गपशप है, कुछ र्यूमर्स है, कुछ बज़ है। शरद बताएं।
हेल्थ केयर जो है फोकस में रहने वाला है और यहाँ पे स्ट्रीट बज़ आ रही है कि जो उनके गल्फ़ की बिज़नेस की रीस्ट्रक्चरिंग है वो एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीशन जो है जल्दी हो जाए। इसका मतलब जो उनकी गल्फ़ की बिज़नेस है उसकी सेल को लेके ये प्रोसेस की बात हो रही है और इंटरेस्ट भी जो है चैनल चेक से समझ में आ रहा है कि मार्केट इन्वेस्टर्स का देखने मिल रहा है। अब उनके जो भारत बिजनेस में भी एक री रेटिंग देखने मिल सकता है, स्पेशली मार्जिन्स को लेके, क्योंकि उनका ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हो रहा है और बाज़ार का मानना है कि जितना जल्दी गल्फ़ की रीस्ट्रक्चरिंग होगी उतना ज़्यादा री रेट जो है स्टॉक देखने मिल सकता है और जो पीयर्स के साथ गैप है उसको भी वो आगे बढ़ सकता है। हमने एसओटीपी वैल्यूएशन निकाली और भारत की अगर वैल्यूएशन की बात करें भारत बिजनेस की तो लगभग FY25 की ईवी एबिटा मल्टीपल अगर देखें तो 18 टाइम्स आ रहा है और वही अगर गल्फ़ की बिज़नेस की बात करें तो उनका जो मल्टीपल आ रहा है वो लगभग 8 गुना आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है यहाँ पे स्ट्रीट बज़ में देखने मिल रही है। ओके शरद, आई थिंक इसमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले की बात थी कि जीसीसी बिजनेस को लेके रीस्ट्रक्चरिंग और वहां से सेल की खबरें थी जो जल्दी कंप्लीट होने की बात थी। आई थिंक थोड़ा डिलेड हुई हैं ये खबरें, लेकिन अब काफ़ी पास लग रही हैं और जिसके बाद इस न्यूज़ से उनके जीसीसी कारोबार, इंडिया का तो कारोबार है ही एस्टर डीएम हेल्थ केयर का, लेकिन इससे कंपनी की री रेटिंग भी संभव है। तो री रेटिंग होगी तो यानी यहाँ से आपको अपसाइड दिख सकता है। एस्टर डीएम पहले काफ़ी चला भी है। एक बार इस पर एक चार्ट चेक ले लेते हैं। अंशुल, आप एक बार इसके चार्ट चेक करके बताएंगे? देखिए, थोड़ा सा पैटर्न स्ट्रांग है, यहाँ से तेजी बन सकती है, बट बहुत ज्यादा इसमें किसी तरह की अपसाइड मिलेगी ऐसा लगता नहीं। 7 से 8% की मूव यहाँ से मिल सकती है। स्टॉक में एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हैं 7-8% के टारगेट के लिए, लेकिन उससे ज्यादा ये चलेगा ऐसा लगता नहीं है। तो अगर एग्रेसिव प्लेयर है तो ही लॉन्ग करना चाहिए। देखकर ये व्यू। अविनाश जी, आज हम देख रहे हैं कि आरबीआई के जो रेगुलेशन का जो असर है आरबीएल बैंक पर आज भी हावी है। हालांकि अगर इस पूरे महीने को देखें नवंबर का तो बहुत अच्छे से शेयर चला था, लेकिन 2 दिनों में ही हम ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल सा गया है। 230 रुपए के नीचे के भाव हैं। यहां से आपको लगता है कि और कमजोरी होगी या फिर अब स्थिरता की तरफ ये शेयर बढ़ेगा? और किसी को मान लीजिए इसके अपने फंडामेंटल्स देख के किसी को भरोसा हो रहा हो तो आप उसके लिए क्या गाइड करेंगे? मेरे ख्याल से देखिए, अनसिक्योर्ड लेंडिंग का जो पोर्टफोलियो था वो आरबीएल बैंक के लिए काफी बड़ा था। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो आरबीएल बैंक के लिए काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी और यही कारण है कि मार्केट में थोड़ा बहुत सेल ऑफ आपको स्टॉक में देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि कम से कम अगले 6-8 महीने की अगर हम बात करें तो स्टॉक में कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा जब तक रीप्राइसिंग नहीं होती। कॉस्ट ऑफ फंडिंग क्लियरली कितनी होती है वो मैनेजमेंट जब बताएगी तब पता चलेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस मूव यहाँ पे रहना चाहिए। जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट स्टॉक 215-220 तक आ सकता है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग बिल्कुल अवॉइड करे। पर जिनके पास पहले लिए हुए शेयर है और जो अच्छा मुनाफे पे बैठे हैं वो यहाँ पे होल्ड करे, क्योंकि 6-8 महीने में मुझे लगता है कि नॉर्मल सी आएगी, बट तब तक काफी चैलेंजिंग होगा इनको मार्जिन को इंप्रूवमेंट करना। हाल होल्ड की सलाह है, लेकिन एक बड़ी खबर है। अब ये है कि रेमंड के चेयरमैन गौतम सिंघानिया ने अपनी पत्नी नवाज मोदी से अलग होने का ऐलान किया है। ये खबर आ गई थी और इस ऐलान के बाद ईटी के हवाले से खबर आ रही है कि नवाज मोदी ने गौतम सिंघानिया से अलग होने के लिए संपत्ति का 75% हिस्सा मांगा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या खबरें आपके पास हैं, क्या अपडेट्स आ रही हैं? बिल्कुल, ये तो नोन फैक्ट है कि उनके सेपरेशन की अनाउंसमेंट जो है सोशल मीडिया में पहले कर दी गई थी। लेकिन इस विवाद में जो है अब कह सकते हैं नवाज़ मोदी ने टर्म्स रखे हैं सेपरेशंस को लेके। अब देखा जाए तो ईटी के रिपोर्ट के हिसाब से जो है गौतम सिंघानिया की जो पत्नी है नवाज़ मोदी, वो तलाक के लिए कुछ शर्तें रखे हैं। इसमें इंक्लूड करता है 75% जो उनकी कुल नेटवर्थ है। इसका मतलब ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन कहेंगे या लगभग 11 से 12 हज़ार करोड़ रुपए जो हैं वो नेटवर्थ उनको मिलना चाहिए और उनके बच्चों के लिए भी। और ये जो सेटलमेंट होगी, ये कपल की जो सेपरेशन है उसका सेटलमेंट के लिए जो है ये कहा गया है। और ऑफ कोर्स जो ये रिपोर्ट्स आ रही है इकोनॉमिक टाइम्स से, यहाँ पे वो कहा गया है कि सिंघानिया जी जो हैं वो एग्री कर चुके हैं कि वेल्थ को वो शेयर करें, लेकिन एक ट्रस्ट बनना चाहिए, एक फैमिली ट्रस्ट होना चाहिए और उस फैमिली ट्रस्ट के जो है वो सोल मैनेजिंग ट्रस्टी होनी चाहिए, यानी कि एकमात्र ट्रस्टी होने चाहिए। इसके अलावा जो है कंडीशंस जो हालांकि जो दूसरे साइड से कहा गया है नवाज़ मोदी की तरफ से कि ये कंडीशंस एक्सेप्टेबल नहीं हैं। दोनों ही पार्टी में रिपोर्ट्स के हिसाब से दोनों ही पार्टी ने लॉयर्स भी ले लिए हैं और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है।
और आगे जाते हुए याद रखिए ऑफ कोर्स रेमंड भी फोकस में रहेगा क्योंकि लिस्टेड कंपनी है और प्रमोटर्स लगभग आप कह सकते हैं 49% स्टेक जो है होल्ड करते हैं रेमंड में। तो यहाँ पे जो है डेवलपिंग स्टोरी आ रही है उनको सेपरेशन को लेके, और उसके बाद क्या बंटवारा होता है उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। तो टोटल नेटवर्थ का 75% मांगा है नवाज मोदी ने। हालांकि जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि बता रहे हैं शरद की लिस्टेड एंटिटी है, तो उस पर लोगों के मन में थोड़े से सवाल उठ रहे होंगे। अविनाश जी, चूंकि ये जो कॉरपोरेशंस होते हैं ये बोर्ड ड्रिवन होते हैं, बोर्ड इनको चलाता है, क्या कुछ रीड बिटवीन द लाइंस होनी चाहिए? डरने की जरूरत है इस चीजों से कि थोड़ी सी अस्थिरता बढ़ जाएगी? क्योंकि सेंटिमेंट के लिहाज से हो सकता है कि थोड़ा सा इंपैक्ट पड़े। तो मेरे ख्याल से देखिए, जैसे शरद ने कहा कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, बट एक बात तो क्लियर है कि जो भी बंटवारा होगा वो प्रमोटर्स के बीच में होगा। देखिए, पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग है, वो नहीं चाहेगी कि मैनेजमेंट में कोई चेंज हो, और जब तक मैनेजमेंट सेम रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जब तक कोई बड़ी चेंज आती नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, शेयर होल्डिंग की अगर बात करें, वहां पे अगर कोई शेयर होल्डिंग चेंज आगे फ्यूचर में होता है तो हो सकता है कि आगे चल के थोड़ा सा स्टॉक वोलेटाइल हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई मैनेजमेंट चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। ये इंटरनल मामला है, और मेरे ख्याल से जल्दी जैसे ही कोई सोल्यूशन इस केस के बारे में आता है, तब मेरे ख्याल से स्टॉक में भी अच्छी एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगी। फंडामेंटली बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, बिजनेस इज एज यूजुअल। तो ये बिजनेस के अलावा जो भी फैक्टर्स है वो उसके कारण स्टॉक में कटौती या गिरावट आपने देखी है, जो मेरे ख्याल से सेंटिमेंटल है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ा सा दिक्कत है, बट ये प्रोमोटर्स के बीच का मामला है। इसमें शेयर होल्डर्स जो आम निवेशक हैं, रिटेल शेयर होल्डर, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक शेयर आज बहुत तेजी से चल रहा है और ये पहले भी चला है, और जब जब चला है तब तब ईटीनव स्वदेश ने आपको नोटिस कराया है और रीजंस भी बताए हैं, एक्सपर्ट्स के व्यू भी लिए हैं। वो शेयर है आईटीआई। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम 2.0 का ऐलान किया गया है और उसके बाद से ये शेयर में अच्छी तेजी आज बनी है और अपने गेंस को टिकाए रखने में कामयाब है। 8% के आसपास की तेजी है। स्कीम की डिटेल्स क्या है, कितने की पीएलआई हुए, कितना फायदा होगा कंपनी को, ये बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं। पूजा, बताइए। आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम 2.0 के लिए 27 कंपनियों का चुनाव किया, जिसमें कि 27 में से 23 कंपनियां शुरुआत से ही उत्पादन के लिए तैयार हैं। बाकी 4 कंपनियां अगले 90 दिन में उत्पादन शुरू करेंगी। अब इसका जो स्कीम का स्ट्रक्चर है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें 27 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें कि करीब 3000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, 3 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन, और इसमें जो रोजगार है वो 2 लाख का रोजगार यहाँ पर पैदा होगा। इसमें जो भी कंपनियां मौजूद हैं, करीब 4 लिस्टेड प्लेयर्स भी हैं, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि इन तमाम कंपनियों में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। इसमें डेल, एचपी समेत, फॉक्सकॉन समेत, डिक्सन टेक, नेटवेब, सिरमा एसजीएस और आईटीआई जैसी कंपनियों का नाम भी शामिल है, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक में शानदार तेजी बनी हुई है। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो निश्चित तौर पर पीएलआई स्कीम की बड़ी बेनिफिशियरी है आईटीआई, और शेयर को हमने चलते हुए देखा है। 280 रुपये का भाव है, हालांकि 300 रुपये के ऊपर पहले ये शेयर जा चुका है। अविनाश जी, आईटीआई हमने हाईलाइट भी किया है, बीच में उन्होंने जब अपने लैपटॉप्स पीसी जब लॉन्च किए थे, 125 रुपये के आसपास का भाव था, वहाँ से क्या कमाल की रफ्तार इस शेयर ने दिखाई है। अभी मौके हैं या मौके चूक गए हैं, और अगर मौके चाहिए तो भाव कौन सा होगा फिर? मेरे ख्याल से देखिए, पीएलआई स्कीम की अनाउंसमेंट के बाद ये स्टॉक चला है, क्योंकि सभी को पता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल से देखिए, करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर कोई खरीदता भी है तो कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया कोई लेता है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। क्योंकि देखिए, पीएलआई स्कीम में जो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाएगी, जो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, वो बहुत बड़ी है। तो मेरे ख्याल से जैसे पूजा ने कहा कि सिस्मा एसएस है, उसके बाद नेटवेब टेक्नोलॉजीज है, काफी कंपनीज ने ये पीएलआई गवर्नमेंट से जीता है। तो मेरे ख्याल से हमको देखना पड़ेगा कि कितना जल्दी एग्जीक्यूशन भी होता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अनाउंसमेंट आने के बाद तो ऑब्वियसली सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लेकिन एग्जीक्यूशन अगर उतनी तेजी से होता है ये सारी कंपनीज का, तो डेफिनेटली आईटीआई काफी वेल पोजिशन्ड है। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास कैपेसिटी है।
तो ये काफी वेल पोजिशनड है इस सबको कैपिटलाइज करने के लिए। तो लंबी अवधि के लिए ही मेरे ख्याल से इस लेवल पे किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। लंबी अवधि के लिए शेयर ठीक है, चूंकि ये चल चुका है तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, ये सलाह है अविनाश जी की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने तमाम एक्सपर्ट से लेंगे उनकी बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी की कॉल्स और इवेंट्स कौन से कल फोकस में होंगे उसकी भी जानकारी आपको शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। टेलीकॉम स्टॉक्स में भारती एयरटेल में भी मूव था, सुबह से ही लगभग 1.5% तेज है और आप देखें तो इंडस टावर जैसे स्टॉक्स में भी मूव है। क्या इनके मूव को यहाँ कैप्चर करना चाहिए? राहुल, एक बार क्विकली भारती एयरटेल पर भी और इंडस टावर पर भी एक चार्ट चेक करके बताएं। राहुल, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। सॉरी अबाउट दैट। तो भारती एयरटेल से स्टार्ट करेंगे। बेहतरीन ब्रेकआउट आज हुआ है। ओनली ट्रबल इज की जो ब्रेकआउट आज हुआ है अच्छा वॉल्यूम्स के साथ नहीं हुआ है और अभी भी वॉक द बैंड जो अपवर्ड मोमेंटम की इशारा करता है वो अभी तक नहीं दिया है। तो एक दिन वेट करके देखेंगे अगर फॉलो थ्रू है कि नहीं और फिर लॉन्ग इनिशिएट करने की सलाह देंगे। दूसरा चार्ट माफ कीजिएगा, कौन सा था? इंडस टावर्स, राहुल। तो इंडस टावर की बात करें तो चार्ट इज लुकिंग अ लिटिल बेटर देन भारती एयरटेल। करंटली एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है और वॉल्यूम्स आर कंपैरेटिवली बेटर। तो आउट ऑफ द टू इंडस टावर पे मेरा थोड़ा ज्यादा पिक रहेगा। करंट मार्केट प्राइस पे अगर लॉन्ग करना चाहे कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एक छोटा सा रख सकते हैं 185 आई बेग योर पार्डन के नीचे। दोनों ये स्टॉक टेलीकॉम स्पेस से हुए, लेकिन एक स्टॉक अडानी पैक का है। अडानी में जितना ड्रॉडाउन आया था उसमें रिकवरी वाले स्टॉक्स में अडानी विल्मर ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन अब खबरें ऐसी हैं कि अडानी ग्रुप अपने, क्योंकि उनका कोर बिजनेस नहीं है, इस बिजनेस से शायद एग्जिट कर सकता है और बातें ऐसी भी हैं कि इसे विल्मर ब्रांड ही पूरा खरीद सकता है। ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन ना क्या फिलहाल जो सेलिंग का दौर जारी था अडानी विल्मर में वो क्या थम गया है? एक बार चार्ट्स पर स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं। एक बार श्रीकांत चार्ट चेक करके बताएंगे। आज ही 6-6.5% की मूव है। चार्ट्स सिग्नल क्या दे रहे हैं इस वक्त? तो प्रियंका देखिए, अगर इस पर्टिकुलर टेक्निकल पैटर्न को देखते हैं तो इसमें हमने एक लगातार बिकवाली देखी है। तकरीबन ये स्टॉक 800-900 के करीब था, वहां से गिरते गिरते अभी 300 रुपए के करीब आ चुका है। आज के दिन की जो रिवर्सल कैंडल है वो काफी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर शायद इसमें अगर और कुछ वीकनेस अगर बनता है तो 275 या 280 के लेवल्स वापस से दिखा सकता है। बट अगर यहाँ से अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है कि जितना करेक्शन हुआ है और जो पैटर्न में एक डाइवर्जेंस आया है तो यहाँ पे अगर एक लॉन्ग टर्म का अगर रिव्यू है तो बिल्कुल इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो खरीदे, करेक्शन में और ऐड कीजिए। फाइनल स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पे 250 रुपए का। टारगेट्स नजर आते हैं वापस से एक बार 500 से लेकर 550 के। ठीक है, डन। सिलेक्टिव होना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर। एक बार मैं फिर से आपको बाजार दिखाता हूँ। देखिए सुबह भी हमने बात की थी कि अडानी ग्रुप के शेयर्स एक्टिव रहेंगे। कौन सा होगा पता नहीं। सबसे पहले कौन सा शेयर चला था? अडानी पावर। आज सुबह अगर आप अडानी ग्रुप की पूरी शीट लगा के रखो अपनी एक जगह पर तो आप देखोगे सबसे पहले अडानी पावर चला, लेकिन उसके परसेंटेज मुकाबले अडानी विल्मर एक वॉल्यूम के साथ, एक जंप के साथ ऊपर आया है। दिखाइए जरा अडानी पावर। ये सुबह से ही हरे निशान में, इनफैक्ट 10-15 मिनट बाद ही आ गया था, लेकिन सबसे तेज़ी से चला अडानी विल्मर। तो अडानी ग्रुप में भी आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप एक तरफ से सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अडानी ग्रुप के शेयर है तो मैं कोई भी खरीद लूँ। इसमें बड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। अडानी विल्मर के पास वैल्यूएशन है तो अडानी पावर के पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस की बैलेंस शीट्स है। तो ये अलग अलग गेम आपके लिए होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर चीनी सुबह हमने आपको दिया था, क्या इसको बीटीएसटी करने की ज़रूरत है क्या? एक बार ज़रा पता कर लेते हैं। अंशुल जरा आप चेक करना, बलरामपुर चीनी बीटीएसटी कर जाए। आज का वैसे प्रॉफिट है 1-1.5% का, लेकिन बीटीएसटी करके जाने पर शायद लगता है कि 5-7 रुपये और मिल जाएंगे। ये डेली चार्ट पे एक बेस का ब्रेकआउट है। 6 दिन की रेंज से ये ब्रेकआउट दिया है 440 पे। तो शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 1 से 2 दिन का 460-465 का बनता है। तो इसको लॉन्ग लेके जाना चाहिए बीटीएसटी और 1 से 2 दिन की स्विंग ट्रेड के हिसाब से।
स्विंग ट्रेड के हिसाब से इसको लेके जाएं। एक शेयर मेरी लिस्ट में और है, एक बार जरा JBM ऑटो दिखा सकते हो आप? ऑटो एंसिलरी कंपनी है, JBM ऑटो लिमिटेड के नाम से कंपनी होगी, 1260 का है। यस, ये वाला, ये 5% के सर्किट पे चला गया शेयर। एक बार श्रीकांत, आप इस शेयर को चेक करोगे? जब मैं ओलेक्ट्रा देख रहा था ना, तभी मेरे को अभिषेक ने बताया कि एक बार ना आप JBM ये देख लो। बस मैंने उसी समय इसलिए नहीं पूछा क्योंकि इसमें सर्किट लगा हुआ था। ये अगर कल मिल जाएगा तो कल प्लस करें क्या? थोड़ा मेरे को ओलेक्ट्रा के मुकाबले ये कम मतलब पावर वाला लग रहा है। एक बार चेक करके बता दो आप, ओलेक्ट्रा में ज़्यादा दम दिखता है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी आज एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न बना है और चूंकि काफी बड़ी गिरावट के बाद अगर एक रिवर्सल पैटर्न आया तो मुझे लगता है कि ये पुल बैक है वो और भी जारी रहेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड ये पर्टिकुलर स्टॉक का अभी भी डाउन है। तो ये जो भी हम रिकवरी देख रहे हैं वो एक पुल बैक है, एक बाउंस बैक है फ्रॉम लोअर लेवल्स, और ये जो पुल बैक या बाउंस बैक का सस्टेन हो सकता है अप टू 50 डेज या 20 डेज मूविंग एवरेज तक। तो अगर उन लेवल्स तक अगर सोचते हैं तो शायद ये स्टॉक 1370 1380 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से लॉन्ग कर लेना चाहिए क्योंकि एक अच्छा खासा रिकवरी वाला पैटर्न बना है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे एट 1220। तो 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। अविनाश सर, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी मेरे को बाय करनी है, एक मैनकाइंड फार्मा जो रिसेंटली लिस्टेड है, जुनेजा ग्रुप की है और एक काफ़ी अच्छी चल रही है। आज खबर ये भी है कि फुटसी के वर्ल्ड इंडेक्स में भी ये शामिल हो रही है। 200 करोड़ के आसपास डॉलर टर्म्स में कुछ फंड इन्फ्यूजन भी हो सकता है। दूसरा है पिरामिल फार्मा, जो पिरामिल एंटरप्राइजेस से अलग होकर कंपनी बनी है। दोनों के अंदर आज बज़ है, ठीक ठाक पैटर्न है। सर दोनों में से कोई एक लूँगा मैं, या तो मैं मैनकाइंड फार्मा या तो फिर पिरामिल फार्मा। डिप्पी, मुझे लगता है कि पिरामिल फार्मा मुझे पसंद है क्योंकि देखिए बहुत समय के बाद Q2 में इन्होंने एक अच्छा टर्न अराउंड रिकॉर्ड किया है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से अगले 6 महीने में भी जो ट्रैक्शन रहेगा कंपनी के टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वो काफी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक 100 रुपए से आसपास के करीबन 118-19 रुपया हो चुका है। तो यहाँ पे अभी भी काफी जगह है ऊपरी लेवल के लिए। मेरा मानना है कि कम से कम अगले 6 से 12 महीने में 150-160 का एक मीडियम टर्म टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और क्लियरली अभी बहुत समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद पिरामिल फार्मा में ग्रोथ के नंबर्स भी अच्छे आएंगे, मार्जिन भी इंप्रूव हो जाएगा। इनफैक्ट सेकंड हाफ में मार्जिन आपको शायद दूसरे क्वार्टर से भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव है। तो हालांकि मैनकाइंड फार्मा में भी ग्रोथ अच्छा है लेकिन बेस काफी बड़ा है। तो 118-119 रुपए में कुछ खोने जैसा नहीं है पिरामिल फार्मा में। तो ये एक अच्छा विकल्प रह सकता है जिनको अगले 6-12 महीने के लिए कोई अच्छी फार्मा कंपनी में निवेश कर। पिरामिल फार्मा काफ़ी नीचे आया है, लेकिन अब आपके लिए एंट्री का सही पॉइंट ये बन सकता है पिरामिल फार्मा का शेयर। लेकिन कल कौन से इवेंट्स फोकस में रहेंगे, बाजार के लिए क्या अहम होगा, बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वामाक्षी, बताइए क्या है इवेंट्स टू वॉच। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो FOMC की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स कल आने वाले हैं और डेफिनेटली फेड की तरफ से क्या कमेंट्री रही है ये मीटिंग के दौरान, इस पर हमारी ज़रूर नज़र रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। अतुल लिमिटेड ये स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी का जो बायबैक प्रोग्राम है वो खुलने जा रहा है। कल ओपन मार्केट से कंपनी शेयर्स बायबैक करने वाली हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिविडेंड के लिहाज से भी कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कल आखिरी दिन है इन स्टॉक्स को खरीदने का अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। और ये लिस्ट में क्रिसिल, इप्का लैब्स, नैल्को, ऑयल इंडिया और TD पावर जैसे स्टॉक शामिल है। और आखिर में हम फोकस करेंगे प्राइमरी मार्केट्स पर। ये वीक में करीब 5 नए IPOs खुल रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए और कल पहला IPO खुलने जा रहा है और वो है इरडा का। ये IPO कल खुलने जा रहा है 21 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक। तो लार्जली इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। ठीक है, तो ये तमाम इवेंट्स कल फोकस में रहेंगे। एक बार हम चलेंगे जरा राहुल के पास। राहुल, कोई BTC ट्रेड इस वक्त सुझाना चाहेंगे आप? हालांकि 5 मिनट के आसपास समय बच गया अब। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, अभी 1300 के आसपास ही चल रहा है। ये BTST का कैंडिडेट है, अभी भी 2-2.5% ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ लग रहा है और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1282 पे। ग्रीन टिक 4 मिनट के आसपास समय रह गया है बाजार के बंद होने में और
बाजार के अगर हम इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो कोई परिवर्तन खास आपको दिखेगा नहीं। 19,700 के आसपास से निफ्टी। सेंसेक्स की बात करें तो 133 अंक नीचे, 0.25% के आसपास की कमजोरी। निफ्टी बैंक जो कि हरे निशान में था, अब निफ्टी बैंक भी अब लाल निशान में आ गया है और शायद लाल निशान में आज क्लोजिंग भी दे। उसके अलावा बहुत कोई परिवर्तन ही नहीं। आज हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के संकेत और थोड़े से पुख्ता हो गए हैं। टाटा मोटर्स, M&M ये कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मेटल स्टॉक्स एक दिन चले थे, उसके बाद फिर से प्रेशर में हैं। टाटा स्टील देखिए आप, JSW स्टील देखिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें नज़र आ रही हैं मेटल्स में। वो जो भी तेज़ी बनती है सस्टेन नहीं हो पाती है। फार्मा IT की बदौलत ही आज बाजार चला है। SCL टेक, विप्रो, डिवीज लैब, TCS टेक महिंद्रा में भी तेज़ी है। एल्ट्राम एंट्री का भी शेयर चल रहा है। अगर ऑटो में कुछ पूछें आपसे अंशुल, कहां पर सावधान रहने की जरूरत है? कहीं कोई दिक्कत आपको दिख रही है किसी शेयर में? देखिए, बहुत ज्यादा किसी शेयर में ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ऑफ लेट लास्ट 2 वीक्स में अच्छे चले थे, तो एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग है। बाय ऑन डिप्स के लिए लगभग सब चार्ट बुलिशली पोजिशन है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। और एक BTST में देना चाहूंगा, इंडिगो में VCP का ब्रेकआउट है। आज के सेशन में इनसाइड बार रह गया। कल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम आएगा। शॉर्ट टर्म में 2 से 3 दिन अगर रखते हैं तो स्टॉक में 2660 तक के टारगेट मिलेंगे। इंडिगो आप कह रहे हो कि ये चल सकता है शेयर, आपकी तरफ से ये दिया हुआ शेयर है। सर इंडिगो में कोई ऑप्शन दोगे क्या? 2631 में सीधा नहीं लूंगा, ऑप्शन है कोई तो बता दो जरा जल्दी से। 2600 का कॉल ले सकते हैं, 2650 दोनों में से कोई भी। 2600 बेटर रहेगा क्योंकि इन द मनी है। मूवमेंट अगर आती है तो पूरा मूवमेंट लेने के लिए मिलेगा, तो 2600 का कॉल लॉन्ग कर सकते हैं। 2600 की कॉल है सर, अभी चल रही है करीब 60 रुपये के आसपास, 9% ऊपर है, 16% का OI एडिशन है। आज फ्रेश बाई हुई है इसके अंदर। 2600 के ऊपर आके ये शेयर क्लोज भी कर रहा है। चैनल का ब्रेकआउट है और ये बढ़िया लग रहा है कि 2700 2750 तक जाएगा, तो ये कॉल करीब 100 रुपये की भी हो सकती है। 30 नवंबर की एक्सपायरी है, आज है 20 तारीख, तो आप इस सौदे को भी देख सकते हैं अगर लेके जाना चाहे तो। ऑप्शंस का ट्रेड है ये। ठीक है, अब हम क्लोजिंग की तैयारी कर रहे हैं। एक और चीज़ है आज क्लोजिंग में जो नोटिस करने वाली, जो मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंट लगी। मैंने सुबह आपको 2 शेयर नोटिस करवाया था कि बैंक निफ्टी के अंदर कोटक का और इंडसन का बहुत बड़ा रोल होता है और ये दोनों मिरर इमेज की तरह काम करती हैं। अब आप दोनों क्लोजिंग में देखोगे ना तो सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर यही हैं, कोटक और इंडसन बैंक। तो ये दोनों बैंक की आज की क्लोजिंग, बैंक निफ्टी की आज की 43,500 के ऊपर क्लोजिंग, ये तो बता रही है कि हम सेफ जोन में हैं, बट ये नहीं बता रही है कि हम खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे इसको। फिलहाल इससे भी दूर रहना चाहिए। ये कोटक बैंक आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 0.5% ऊपर। सेम इंडसन बैंक भी दिखाइए। दूसरी बात, आप अगर एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं ना तो आपको ये लेवल साफ समझ में आ रहा होगा कि कितनी कांटे की टक्कर आपस में चल रही है। ऊपर से इंडिया विक्स ब्रेकआउट वाला है। वो बात भी सीख है कि इंडिया विक्स इसलिए भी और बढ़ सकता है। श्रीकांत कह रहे थे कि अब स्टेट्स के इलेक्शंस आएंगे तो उनके रिजल्ट्स आएगा, फिर बाद में सेंटर के हैं, तो विक्स हाई बना रहेगा। विक्स हाई के 2 बड़े रीज़न हैं, एक तो फियर बना रहेगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, और दूसरा वॉलिडिटी भी मिलेगी। तो ऑप्शन ट्रेडर्स को उल्टा खुश होना चाहिए कि अगले 2-3 महीने उनको बढ़िया ऑप्शंस के ट्रेड मिलेंगे। इसलिए 18 और स्वदेश के साथ वो बने रहें। बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन ट्रेड हम आपके लिए यहाँ पे लेके आते हैं। दूसरा, IT का ये सेकंड डे है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा 3rd डे है, जो वो हमारी हेल्प कर रहा है। नहीं तो IT बहुत जल्दी बुझ जाता है। ये आज IT की क्लोजिंग भी अच्छी है। ज़्यादातर शेयर आपको आज IT के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टिपिकली इंडेक्स मैनेजमेंट का पार्ट भी होता है कि जब जब बैंक थोड़ा पीछे जाएंगे IT को सामने आना होगा, चाहे वो वैल्यूएशन से आए, चाहे वो भाव से आए, चाहे भावनाओं से आए, कैसे भी करके आए। अब आज की हमें क्लोजिंग मिली है, लेवल के हिसाब से क्लोजिंग आपको बता देते हैं। 19,694 .700 के आसपास की क्लोजिंग है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई सपोर्ट ब्रीच नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसके पास 550 वाला एक सपोर्ट पक्के वाला है, चाहे तो 600 वाला भी मान सकते हो जिनको छोटा छोटा ट्रेड लेने की आदत है। बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छी चीज़ है कि 43,500 बच तो गया, लेकिन 43,800 पार भी नहीं हुआ, तो इसलिए कल फिर से टेस्ट करेगा कि या तो नीचे के लेवल को या तो ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा। जब तक ये नहीं करता, कृपा करके बैंक निफ्टी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज सभी मेहमानों का समय देने के लिए। शुक्रिया अंशुल ने आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। श्रीकांत आपका शुक्रिया। अविनाश सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज, थैंक यू वेरी मच। और राहुल आपका भी आज बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमको समय दिया।
मेरे को, प्रियंका को और अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम लेके हमारे साथ मनीष जी जुड़ रहे हैं। मनीष जी,